जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। भारतीय संविधान से संबंधित ये वीडियो मैं ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद की ओर से अपलोड कर रहा हूँ और किसी चैनल को ये वीडियो अपलोड करने का अधिकार नहीं है। किसी को भी कोई शुल्क लेकर ये वीडियो दिखाने का अधिकार नहीं है। फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं। मेरी कोई ब्रांच नहीं है शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद की। 9810257742 मेरा व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर है। यहाँ पर वन मैन आर्मी है, मैं हूँ जो भी हूँ। तो इसलिए अनावश्यक फ़ोन ना करें, अनावश्यक व्हाट्सएप ना करें। पहले सारे वीडियो देखें, आपको सब क्लियर हो जाएगा। सारे वीडियो देखिए, सब क्लियर होगा। आप प्रश्न करेंगे, मैं कहूँगा सारे वीडियो देखिए और कोई जवाब नहीं। आप कॉल करेंगे, मैं कहूँगा व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप करेंगे, मैं कहूँगा सारे वीडियो देखिए। इतनी लंबी प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत क्या है? सारे वीडियो देखिए और वीडियो में कमेंट करिए। ये कमेंट स्थायी होते हैं, मैं आपको सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ और आप देखते हैं कि मैं आपको जवाब देता हूँ और आपके जवाब पर मैं वीडियो बनाता हूँ। और मेरा कोई भी एजेंट नहीं है जो मेरा कोई मटेरियल बेचता हो। मिलते जुलते नाम की एक वेबसाइट है, उन लोगों ने जानबूझ के की हुई है और उस पर वो एसएससी वगैरह का मटेरियल बेचते हैं। वो मेरा नहीं है, आप जाने, आपका काम जाने। ठगे जाएं, लूटे जाएं, जो कुछ भी हो, लेकिन मैं नहीं बेचता। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप, मैं निःशुल्क पढ़ाने के लिए यहाँ पर हूँ यूट्यूब पर और फेसबुक पर। फेसबुक के लिंक इसी वीडियो के नीचे पड़े हुए हैं सारे। आप इंट्रोडक्शन खोलिए, सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वो लिंक पड़े हुए हैं फेसबुक के। और 15 वीडियो कम से कम स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं, उन 15 को देखिए, बाकी सारे वीडियो देखिए। 350 सुपर वीडियो अपलोडेड हैं, डिलीट होने वालों के अतिरिक्त, जिन्हें डिलीट कर चुका हूँ उनके अतिरिक्त। मैंने सामने संविधान खोला हुआ है, पीडीएफ फाइल मेरे मॉनिटर पर खुली हुई है। कल मैंने आर्टिकल 13 बताया था, आज 14 बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे मैं 395 नहीं बताने वाला। नहीं, आप सोचोगे ऐसे ऐसे 395 बता देंगे, नहीं। रिलेटेड है, उतना ही बताऊंगा। बहुत कुछ पढ़ाना है, बहुत कुछ बताना है। 14 बहुत सिंपल सा है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत राज्य किसी भी व्यक्ति को न्याय की विधि के समक्ष समता से और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जब नहीं लगता है तो ये नेगेटिव टर्म होता है, ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ये भी कह सकते थे कि द स्टेट शैल डू दिस थिंग, नहीं, स्टेट शैल नॉट डिनाई। नॉट और डिनाई दोनों डबल नेगेटिव, निगेशन ऑफ निगेशन है ये। निगेशन ऑफ निगेशन की थ्योरी होती है। शैल नॉट डिनाई, सीधे कह सकते थे द स्टेट शैल गिव इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड शैल गिव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नहीं, ये ज़्यादा प्रभावशाली लगता है। तो ये तो विधि के समक्ष समता है। विधि के समक्ष समता होते ही जो नया नया संविधान पढ़ने वाला है, जनता के आदमी से सीधा आईएएस बनने जा रहा है, जैसे आप लोग हो। अभी आप जनता में शामिल हो। जनता में बड़ी बड़ी बातें फैली हुई हैं। जनता बातें ज़्यादा करती है, काम कम करती है। बातें ज़्यादा करती है। सरकार की आलोचना करना इनका परम धर्म है। हर बात पर सरकार की आलोचना करना काम होता है समाज का। सभी की आलोचना करना इसका काम है, मुंह बजाना जिसको कहते हैं। तो आप लोग इस स्तर से ऊपर उठ जाइए। आप किसी गांव की पुलिया पे बैठे हुए बुजुर्ग नहीं है, निठल्ले जिन्हें कोई काम नहीं है। या आप जो है गांव के नाई के सैलूनों की जो दुकानें होती हैं उन पे बैठे निठल्ले अखबार पढ़ने वाले आदमी नहीं हैं। या बसों में चलने वाले एमएसटी वाले इंसान नहीं है, जो कि आप जो है, आपको कोई काम धाम नहीं है, देश की राजनीति पे चर्चा करते हैं, लगता है सरकारें आप ही बनवाते हैं, बनाते ही हैं नेचुरली। तो वो नहीं है आप आईएएस बनने जा रहे हैं। बी डिफरेंट, डिफरेंट तरीके से सोचिए। अब मैं अगले ही क्वेश्चन अभी आगे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट क्या है। ये तो इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गई। संविधान पहली पहली बार आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है काहे कि इक्वलिटी रिजर्वेशन है, ये वो। जनरली जो अनरिजर्व क्लास है वो इसी आर्टिकल पर बहुत ज़्यादा अपने आप को रोस्ट करता रहता है कि किस बात की इक्वलिटी है, कहीं भी तो इक्वलिटी नहीं है। एक्चुअली संवैधानिक इक्वलिटी जो होती है, दैट इज इनइक्वल ट्रीटमेंट फॉर द सेक ऑफ इक्वलिटी होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज सोशलिज्म। हमारे संविधान की प्रेमबिल में, प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है, जो उद्देशिका जिसे कहते हैं, उसके अंदर ये लिखा हुआ है क्लियर कट कि इक्वलिटी जो है वो प्राप्तव्य है हमारा, लेकिन समाजवाद के थ्रू। समाजवाद शब्द हालांकि बाद में डाला गया, लेकिन संविधान में समाजवादी तत्व पहले से थे। जैसे कि 39 है, ये पहले से थे। तो इसलिए जो है इक्वलिटी हमारा उद्देश्य है, इक्वलिटी है नहीं, इक्वलिटी हमारा प्रेजेंट नहीं है, इक्वलिटी हमारा फ्यूचर है।
वी द पीपल ऑफ इंडिया के बाद ध्यान से पढ़ लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा कि हम अपना फ्यूचर बता रहे हैं कि हम क्या करने के लिए कटिबद्ध हैं, क्या करने जा रहे हैं। यानी ये सब इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस, जितना भी ये सब हमारा उद्देश्य है। अभी हम इक्वल हैं कहाँ? तो इक्वलिटी जब हमारा उद्देश्य है तो हमें डिजर्विंग को ज़्यादा देना पड़ेगा, जो उतना डिजर्विंग नहीं है उसको मध्यम दर्जे का देना पड़ेगा, और जो बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है बल्कि कुछ ज़्यादा ही है जिसके पास, उससे कुछ छीनना भी पड़ेगा। एक आदमी यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इससे हमें कुछ छीनना पड़ेगा, टैक्स लेके नीचे लाना पड़ेगा, इसको कर्टेल करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो इसलिए, और इसको सब्सिडीज दे के, आरक्षण दे के ऊपर लाना पड़ेगा। ये नीचे आया, ये ऊपर आया, तो ये बराबर पे आ गए, ये हो गया समाजवाद। ये समाजवाद है। तो ये इनइक्वल ट्रीटमेंट फॉर द सेक ऑफ इक्वलिटी है, असमान व्यवहार समानता लाने के लिए। तो पहली बात तो आर्टिकल 14 का मतलब समझ लीजिए कि इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है। बट रिमेंबर देयर शुड बी एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इंटेलिजिबल होना चाहिए, समझ में आने योग्य, बोधगम्य, अंतरक होना चाहिए, यानी कि ये बोधगम्य हो, ये समझ में आने योग्य हो, ये ना हो कि जो समझ में ना आए। अब इसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 15 फिर फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ RRCSP, इनको याद रखने के लिए, RRCSP, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और एनी ऑफ देम, इनके आधार पर, यानी कि धर्म, जाति, धर्म, प्रजाति, जाति, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्मस्थान के आधार पर राज्य किसी नागरिक को भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) कहता है 15(2) नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू, इसके बाद ABC, ये भी है, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, मतलब दुकानों पर, पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल्स में, पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगहों पर जाने से रोका नहीं जाएगा इन आधारों पर। टू यूज ऑफ वेल्स, उस जमाने में कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, तो पानी भरने से टैंक्स और बेदिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक। सामान्य जनता के प्रयोग के लिए जो जगह बनाई गई हैं, ये सब जो कुएं, पानी वगैरह, इन पर आने से रोका नहीं जाएगा, प्रोवाइडेड, शर्त लगी हुई है, पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स, होली और पार्टली, जिन्हें राज्य की सहायता से, आंशिक या पूर्ण सहायता से बनाया जाए। ये नहीं कि प्राइवेट कुआं है तो उस पर भी नहीं रोक सकते, नहीं, प्राइवेट कुआं है, प्राइवेट अपना कोई चीज़ है तो उसके लिए रोका जा सकता है, नहीं तो सबको ही सब जगह पहुंचेगा। इसमें 3 है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ भी कोई भी प्रोविजन करने से नहीं रोकेगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको ये बताऊं कि आर्टिकल जब 15 पढ़ते हैं तो जब 4 पढ़िए, नंबर 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन दिस क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29, आगे 29, shall prevent the state from making any special provisions for the advancement of any socially or educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes। संविधान कहता है कि ये जो है आर्टिकल, ये एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, 1951 के प्रथम भारतीय संविधान संशोधन द्वारा ये इंसर्ट किया गया है। आर्टिकल कौन सा? 15(4), 15(4) आरक्षण इस आर्टिकल से मिला है। जो लोग आरक्षित नहीं हैं वो बिना मतलब के डॉक्टर अंबेडकर को कोसते रहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण डाल दिया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने डाला है, 1951 में उनकी सरकार थी। हम उनकी बात कर रहे हैं जो लोग हर बात को जातिवादी चश्मे से देखते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। सरकार सरकार होती है, सरकार सबकी भलाई के लिए कार्य करती है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह सरकार हो, चाहे चंद्रशेखर सरकार हो, चाहे कोई रही हो। पब्लिक पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट। आप लोग देखते हो जाति के चश्मे से, बंद कर दो इसको देखना। आपको यही नहीं पता कि आरक्षण किसने दिया है। आरक्षण डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं दिया है। उन्होंने जब संविधान निर्मित किया था तो आर्टिकल 15 के 3 तक है,
अब इसके बाद जो 4 अमेंडमेंट हुआ है, जो 4 डाला गया है इसमें, ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा डाला गया है, जिसमें ये कहा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और दिस शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से राज्य को ये रोकेगा नहीं। यानी इस सब के बावजूद भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ये मूल अधिकार बना दिया गया। कोर्ट केस कर दिया लोगों ने कि ये कैसा राइट टू इक्वलिटी है, तो उसके अंतर्गत फिर ये आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। अब नंबर 5 देख लीजिए। नथिंग इन दिस क्लॉज in this article or subclause G of clause 1 and article 9 shall prevent the state from making special provisions by law for the advancement of any socially educationally backward classes, citizens, scheduled caste, scheduled tribes, and so far as to special provisions relate to their admission। अब नंबर 4 तो था कि सरकार को नहीं रोकेगा ये प्रावधान आरक्षण देने से, जो इन जनरल मीनिंग हुआ। इसमें कहा गया स्पेशल प्रोविजंस एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि एडमिशन के लिए जो प्रावधान किया गया आरक्षण का, वो किया गया इसमें 5 में। ये 5 कब का है? ये है इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट 2005। 2005 में ये अमेंडमेंट किया गया कि आरक्षण एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और इनका आरक्षण जो है वो एडमिशन में टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यहां पर बाकायदा प्राइवेट में भी कर दिया गया। वेदर एडेड और अनएडेड, ये भी कह दिया गया कि एडेड और अनएडेड। अब लेकिन इसमें एक बात कही, ध्यान रखिए, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग। ये दिया नहीं गया आरक्षण, ये कहा गया कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि राज्य को रोका जा सके, राज्य को रोका जा सके। किस काम से? विशेष प्रावधान करने से। किस बात के विशेष प्रावधान करने से? व्हाट स्पेशल प्रोविजंस? आर्टिकल 4 कह रहा है, वो कह रहा है 15(4) कह रहा है कि एडवांसमेंट के लिए, और ये कह रहा है एडमिशन के लिए। कहाँ एडमिशन के लिए? शिक्षा संस्थाओं में। कैसी शिक्षा संस्थाएं? चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। कैसी शिक्षा संस्थाएं? चाहे उन्हें सरकारी सहायता मिलती हो या न मिलती हो। ये बातें हो गई। कब हुआ ये? 2005 में। आप दोष दे रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर को, सोचिए जरा। तो सारी चीजें समझिए, हर चीज को विधि के तर्क पर कसिए और अपने विचार बिना मतलब के मत बनाइए कभी भी। मैं साथ साथ शिक्षा भी देता चलता हूँ। संविधान पढ़ाते समय चाहे किसी समय मेरे माइंड के एक शिक्षक और एक नैतिक शिक्षक, दो एक साथ चलते हैं मेरे माइंड में। मैं आपको व्यवहार और नैतिकता और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की शिक्षा भी साथ देता चलता हूँ। मैं कोरा टीचर नहीं हूँ, ओनली टीचर नहीं हूँ, मैं आपका प्रीचर भी हूँ। तो इसलिए मैं प्रीचिंग भी करता चलता हूँ, भले ही आपको बुरी लगे, लेकिन मैं प्रीचिंग करता चलता हूँ, क्योंकि सफल आप तभी होंगे जब टीचिंग और प्रीचिंग दोनों सुनेंगे, तभी होंगे। आधे अधूरे से काम नहीं चलता। अब 16 क्या कह रहा है? 16। हाँ, यहाँ पे एक बात बता दूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, मैंने कई बार ही महसूस किया, मैंने पूछा कि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं? किसी से पूछा, जैसे किसी ने पूछा सर कितनी एज तक बैठ सकते हैं, तो मैंने कहा कि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं कि जनरल में? तो उसने कहा नहीं नहीं सर हम ओबीसी हैं। मतलब घबरा के, एकदम डर के, एकदम से छिटक के, बिल्कुल नहीं नहीं सर हम ओबीसी में आते हैं। देखिए बात यह है कि ओबीसी एससी एसटी में कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। आपको बुरा लगता है जरूर कई लोगों को जो ओबीसी होते हैं कि अरे कैसे, लेकिन रियलिटी यही है। क्योंकि बैकवर्ड क्लास सरकारी परिभाषा बैकवर्ड क्लास की है। जब आरक्षण देने की बात आई तो यह हुआ किसको आरक्षण दिया जाए, तो कुछ जातियों को चिन्हित किया गया। देखिए धर्म के आधार पर तो नहीं हो सकता, परिवर्तनीय आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। नेचुरल जस्टिस है, प्राकृतिक न्याय है, और इस बात को देख लीजिएगा, कभी भी धर्म के आधार पर जब भी दिया जाएगा तो कभी ना कभी ये क्वैश हो जाएगा, उड़ जाएगा। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं और आप देख लीजिए। रीजन ये है कि हमारे यहां सबसे ज्यादा परमानेंट है जाति, तो आरक्षण जाति के आधार पर ही मिल सकता था, क्योंकि जाति परमानेंट है, जाति बदली नहीं जा सकती, धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। कोई भी इंसान अपना धर्म बदल सकता है, उसकी एक सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन जाति बदलने की कोई प्रक्रिया नहीं है। जो लड़कियों की जाति बदली जाती है, सुप्रीम कोर्ट की उस पर रूलिंग है, कोई लड़की शादी करके अगर रिजर्व क्लास में आ जाती है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो वो तो बात खत्म हो गई, वो जाति बदलना नहीं है। मैं यहाँ बात ये कर रहा हूँ कि जो आरक्षण मिलता है परमानेंट बेस से मिलता है। मान लो किसी को, बहुत लोग चिल्लाते हैं कि आय के आधार पर होना चाहिए, इनकम बेस पर होना चाहिए, गरीबी के आधार पर होना चाहिए। नहीं हो सकता।
इसलिए नहीं हो सकता। गरीबी अमीरी सापेक्ष चीजें हैं, आज कोई व्यक्ति गरीब है कल को अमीर हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। हमारे यहाँ कुछ जातियों की पहचान की गई जिन्होंने सदियों से डेप्राइवेशन सहा है, वंचन सहा है, इसका उनको ये परिणाम दिया जा रहा है, फल दिया जा रहा है, सुफल दिया जा रहा है कि उन्होंने सदियों से जो है वंचन देखा है, उन्हें वंचित रहना पड़ा है। अब भले ही किसी जाति को आज न रहना पड़ा हो, लेकिन पहले उन्हें रहना पड़ा है, तो उनको बैकवर्ड क्लास कहा गया। ध्यान रखिए, शेड्यूल कास्ट शब्द नहीं है, शब्द है बैकवर्ड क्लास। तो उनको एक लिस्ट में डाल दिया गया, एक सूची बनाई जाएगी, भाई कितनी जातियां हैं, इतनी हैं, तो वो क्या हुई, सूची। सूची को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, शेड्यूल। तो वो कहलाई शेड्यूल्ड कास्ट, यानी एक शेड्यूल में पड़ी हुई जातियां। अब इसके बाद कुछ जातियों ने कहा कि हमें और चाहिए, उनको परीक्षण किया गया तो उनको भी दिया गया, तो उनको कहा गया अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो शेड्यूल कास्ट पहले हो गई, ट्राइब्स हो गई जो जनजातियां थी, जो जंगलों में रहती हैं, आइलैंड्स पर रहती हैं, डेजर्ट्स में रहती हैं, पहाड़ों पर रहती हैं, आइसोलेटेड प्लेसेस पर रहती हैं, जिनका धर्म नहीं होता, ट्राइब्स का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता, उनके बिग ट्रेडिशन नहीं होते, ग्रेट ट्रेडिशन स्मॉल ट्रेडिशन कहलाते हैं, वो होते हैं, वो कभी बाद में बताऊंगा। तो ये होता है। तो इसके बाद जो रिजर्वेशन मिला वो ये मिला। इनफैक्ट ये शेड्यूल्ड शब्द जो है हम लोगों ने कुछ जातियों का प्रतीक बना लिया है। मैंने कभी बताया था वीडियोस में, मैं 5वें क्लास तक आधारिक प्राथमिक परिगणित विद्यालय में पढ़ा हूं, भरथना में, और ये दलित छात्रों का, दलित बच्चों का स्कूल था। मेरे पिताजी ने इसी में एडमिशन कराया था। उसमें सवर्ण बच्चों का एडमिशन मना नहीं था, लेकिन कोई कराता नहीं था, लेकिन मैं उसमें पढ़ा। उन्होंने इसलिए पढ़ाया जिससे कि मैं सामाजिक समता सीखूं और मैं दलितों के प्रति गलत भावनाओं से मुक्त रहूं। जैसा कि ब्राह्मण होते हैं, हम लोग कानकुब्ज ब्राह्मण और बहुत ही कट्टर ब्राह्मण वाले खानदान के रहे हैं, तो ऐसा मेरे मन में ना आए, तो उन्होंने उसमें मुझे पढ़ाया और मैं उसके अंदर 5वां मैंने वहीं से पास किया। तो उसका नाम परिगणित था, तब ये शब्द था परिगणित, जिसको शेड्यूल कहते हैं, आजकल अनुसूचित कहते हैं। तो मुझे अच्छे से पता है कि इस तरह से होता है। अब ये जो है शेड्यूल्ड कास्ट हो गई और फिर कुछ हो गए अदर बैकवर्ड क्लास। बेसिकली बोथ आर बैकवर्ड क्लासेस, जो अभी इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल में, बैकवर्ड क्लासेस हैं। इनके लिए स्पष्ट करने के लिए इसमें लिखा है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये क्या है क्लासेस में। तो ये आर्टिकल 15 है। अब आर्टिकल 16 देखिए, इंटरेस्टिंग जो बात है, देयर शैल बी देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। अब यहाँ फिर वही बात आती है, जब शुरू में संविधान कोई पढ़ता है तो एकदम भुनभुना जाता है कि कहाँ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल सिटीजन्स मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यहाँ याद रखिए, शुरू में नए पढ़ने वाले को ये भी दिक्कत आती है कि स्टेट का मतलब क्या है। स्टेट कैपिटल से लिखा हुआ, ये राष्ट्र है, तो ये स्टेट है, और वैसे स्मॉल से होता है जनरली, लेकिन कभी कभी प्रिंट मिस्टेक भी होती है, तो आप समझने की कोशिश करिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ पर इसका मतलब, राज्य का मतलब यूपी एमपी बिहार नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब है भारत, और यहाँ भी मतलब इसका भारत है। स्टेट उसको भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं। ओरिजिन ऑफ स्टेट की थ्योरी होती है, हॉब्स की थ्योरी है, लॉक की है, तो वो स्टेट है, इसका मतलब राष्ट्र है एक तरह से। No citizen shall, on the grounds of only religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them, be ineligible for or discriminated against in respect of the employment, और मतलब ये किसी भी नौकरी में उसको वंचित नहीं किया जाएगा इस आधारों पर। Nothing in this article 3 कह रहा है, nothing in this article shall prevent parliament from making laws prescribing or regard a class or class employment appointment to an office under the government or any local or other authority within a state or union territory or requirement as to residence वगैरह वगैरह। यानी वही बात है कि रिजर्वेशन करने से नहीं रोका जाएगा। अब ये कहां से आ गया, ये यहां से आ गया, सब्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये 1956 में 7वां संविधान संशोधन है, उससे ये इसमें डाल दिया गया। कौन सा डाला गया इसके अंदर, नंबर 3, यानी 16(1), 16(2), अब इसके बाद ये आया 16(3), 16(3). तो 16(3) में एक इंसर्ट किया गया, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी, एनी रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस विद इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये सब जोड़ा गया। इसके पचड़े में ना भी पढ़ो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट और। अब नंबर 4 है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग, मतलब राज्य ये प्रोविजन बना सकता है, किस किस बारे में बना सकता है, उसी के बारे में चल रहा है, मतलब सर्विस रूल्स वगैरह के बारे में।
बैकवर्ड क्लासेस के बारे में चल रहा है, एनी बैकवर्ड क्लासेस। नंबर 4A, अब ये 4A आया, 4 के बाद 4A, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन, in the matters of promotion with consequential seniority to class or classes or posts in the services under the state in favor of the scheduled caste or scheduled tribes which in the opinion of state are not adequately represented। यदि सरकार इस मत की है, यदि राज्य इस मत का है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को उचित प्रतिनिधित्व सेवा में नहीं मिल रहा है तो प्रमोशन में भी आरक्षण करेगा। ये 4A है। और इस 4A, ये 4A कहाँ से आया वो मैं बता रहा हूँ आपको। 4A कहाँ से आया, ये आया है इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995, 1995 में 77वें संविधान संशोधन द्वारा इसको रखा गया। तुरंत फिर 4B है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसिडरिंग अनफिल्ड वैकेंसीज, मतलब कैरी फॉरवर्ड करने वाला। अगर किसी एग्जाम से कोई वैकेंसी नहीं भरी जाती है SC ST के लिए तो उनको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है वगैरह। तो ये 4B आ गया। और ये रखा गया है कहाँ से, ये रखा गया 85th अमेंडमेंट 2001, 85वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ये रखा गया। अब ये 4A 4B हो गए। और क्या है ये नंबर 5, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल affect the operation of any law that provides the incumbent of any office in connection with the affairs of any religious or denominational institution। हाँ ठीक है, ये वो है धर्म के बारे में, उसके लिए कह दिया गया, ये था ऑलरेडी तो वो कह दिया गया इसमें। तो अब देखिए कि आप बराबर ये बातें आती हैं, इनमें सब में एक शब्द आया है स्टेट। स्टेट आर्टिकल 14 में, वो 12 में डिफाइंड है। 12 में जो बताया गया है, इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इस भाग में जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित ना हो, द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट का मतलब क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, लोकल बॉडीज यानी कि जो लोकल बॉडीज होती हैं माने ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएं, एंड अदर अथॉरिटीज। अभी अदर अथॉरिटीज बड़ा गड़बड़ है, अन्य प्राधिकारी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंदर या भारत सरकार के नियंत्रण में। तो ये जो है अदर अथॉरिटी, ये क्या बला है, ये अदर अथॉरिटी अन्य प्राधिकारी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर बताया है, जैसे कि पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वो है और विश्वविद्यालय हैं वगैरह। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भेदभाव करता है तो हम अगर कोर्ट जाना चाहें, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जाना चाहें, तो पहले ये भी तो पता हो भेदभाव कौन कर रहा है। तो भेदभाव करने वाला अगर स्टेट है तो हम जा सकते हैं। कुछ मामलों में व्यक्ति अगर भेदभाव करता है तो भी उसके खिलाफ शिकायत लिखाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल तो स्टेट की बात हो रही है। 14, 15, 16 अभी हम पढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें स्टेट आ रहा है बार बार। तो स्टेट के अगेंस्ट तो हमें पहले स्टेट पता तो हो, स्टेट का मतलब क्या है। तो स्टेट का मतलब हुआ 5 मीनिंग हुए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, और 5वां लोकल बॉडीज, जिसके अंदर आ गई नगर ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं। ग्राम पंचायतें 3 स्तर की हैं, ज्यादा से ज्यादा एक जगह 4 स्तर की भी है, लेकिन जो भी स्तर हैं 3 हो, 2 हो, 4 हो, जैसे भी हो। और इसके अतिरिक्त क्या हुआ, लोकल बॉडीज में म्यूनिसपैलिटीज, म्यूनिसपैलिटीज बहुत सी हैं, नगर निगम भी है, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल भी है, टाउन एरिया कमेटी भी है, इसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड्स भी हैं, और इसके अलावा जो वो कोई भी स्थान जिसको सरकार घोषित कर दे कि वो अर्बन बॉडी है, वो सब हो गया। अर्बन और रूरल में क्या फर्क होता है, अर्बन की जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए, वो स्थान जिसकी जनसंख्या 5000 से अधिक है। ग्रामीण क्या है, जहां 75% से अधिक लोग जो हैं वो कृषि कार्यों में लगे हों, जनसंख्या 5000 से कम हो, जनसंख्या घनत्व 400 से कम हो, पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर स्क्वायर किलोमीटर से कम हो, या सरकार जिसको घोषित कर दे, चाहे ग्राम घोषित कर दे या नगर कर दे। कई बार पहाड़ों में होता है कि शर्तें पूरी नहीं होती, फिर भी उसको अर्बन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। 5000 की शर्त नहीं पूरी हो रही, जनसंख्या 3 ही हजार है, लेकिन अर्बन डिक्लेयर कर दिया, हो सकता है, सरकार कर सकती है। तो ये सब जो है मिला जुला के कहलाती हैं सरकार। लेकिन अगर मान लो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने गए
और आपको एडमिशन नहीं मिल रहा, भेदभाव किया जा रहा है, आप अगर मुकदमा दायर करने की आपकी इच्छा प्रबल होती है कि मैं अनुच्छेद 32 का लाभ उठाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और यूनिवर्सिटी को सबक सिखा दूंगा, तो पहले पता तो हो यूनिवर्सिटी स्टेट के अंदर आती है कि नहीं आती है। प्राइवेट बॉडीज नहीं आती। बिल्कुल, हम प्राइवेट बॉडी में एडमिशन से मना कर सकते हैं किसी को भी, अगर हम सरकारी सहायता नहीं ले रहे हैं। अगर हम सरकारी सहायता ले रहे हैं तो पहले मुकदमा दायर करना पड़ेगा, तब स्टेट डिक्लेयर होंगे, तब होगा। मान लो मेरी कोई संस्था हो, मेरा कोई कॉलेज हो और मैं बिल्कुल ही ग्रांट नहीं लेता, मैं चंदे से चलाता हूं, चाहे अपने खर्चे से चलाता हूं, चाहे फीस से चलाता हूं, इट इज नॉट स्टेट। जहां जहां इसमें स्टेट लिखा हुआ, स्टेट शैल नॉट, स्टेट शैल नॉट, वो मेरे ऊपर लागू नहीं होगा, मेरी संस्था पर लागू नहीं होता। अगर मैं ग्रांट लेता हूं तो भी नहीं लागू होगा जब तक कि कोई मुकदमा न हो, और मुकदमा हो तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ये होल्ड करें कि ये संस्था स्टेट के अंदर आती है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो प्राइवेट संस्था जब तक राज्य डिक्लेयर नहीं होती तब तक हम अधिकार नहीं मांग सकते, राज्य डिक्लेयर होना होगा। बाकी कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल के लिए भी, अभी हमने आपको बताया था कि कुछ अधिकार हैं जिनमें लिखा हुआ है कि इसमें विभेदीकरण नहीं किया जाएगा, वो बात अलग है, व्यक्ति की बात अलग है। वहां यहाँ पर हम नो सिटीजन, जैसे 15(2) है, नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा वगैरह, ये सब है। मतलब दुकान में नहीं घुसने दे, कोई कोई पब्लिक रेस्टोरेंट में ना आने दे, कोई होटल्स में ना आने दे, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, सिनेमा हॉल में ना आने दे, तो उसके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है। लेकिन संस्था एडमिशन के लिए, किसी संस्था में, कॉलेज है, कोई कुछ भी है, अगर सरकारी सहायता प्राप्त है तो पहले केस करके, मुकदमा करके डिक्लेयर कराना होगा दैट इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 12, यानी कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कवर हो रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें, लगे हाथों नहीं एक अनुच्छेद छूट जाएगा। कल मैंने 13 बताया था, 13 तो उसमें लॉ की डेफिनेशन है 13(3)(a) में, 13(3)(a), इसके अंदर लॉ डिफाइंड है, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस माने अध्यादेश, ऑर्डर आदेश, कैसा ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो कि एग्जीक्यूटिव अधिकारी जारी करते हैं। बाई लॉ, कोई कानून बनता है तो उस कानून के अंदर व्यवस्थात्मक नियम बनाए जाते हैं, व्यवस्थापरक नियम बनाए जाते हैं, बाई लॉ, बाई लॉज कहलाते हैं नियम। जैसे मान लो कोई बिल्डर है, अपने बिल्डिंग बना रहा है तो उसके बाई लॉज बनाएगा, अगर मुझे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है तो बाई लॉज बनेंगे। ये एक तरह का मिनी संविधान सा होता है हमारे अपनी संस्था के लिए। जैसे मेरी संस्था है शिखर उत्कर्ष प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके बाई लॉज हैं। इसके अलावा रूल्स, नियम, रेगुलेशन, विनियम, नियमों को स्पष्ट करने के लिए विनियम बनते हैं। नोटिफिकेशन, यानी कि जो अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशन, सरकार जो नोटिफिकेशन जारी करती है वो, जैसे कि आईएएस पीसीएस का एग्जाम हो रहा है तो नोटिफिकेशन जारी होता है, आईएएस पीसीएस के एग्जाम में कोई परिवर्तन हो रहा है तो नोटिफिकेशन जारी होता है, इनको कहते हैं नोटिफिकेशन, अधिसूचनाएं। अब मजे की बात, दो बातें छूट गई जो संविधान पढ़ाने वाले कभी नहीं पढ़ाते, क्योंकि इनको समझाना पड़ता है और ये समझाने में कई बार जो है लोग अवॉइड करते हैं। कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड फोर्स ऑफ लॉ, फोर्स ऑफ लॉ कोई समझाना नहीं चाहता और कस्टम एंड यूसेज नहीं समझाना चाहता। टेरिटरी ऑफ इंडिया तो ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, बट व्हाट इज कस्टम एंड यूसेज, ये सोशियोलॉजी की चीजें हैं, और फोर्स ऑफ लॉ ये पॉलिटिकल साइंस की चीजें। विधि में एक बल होता है, अनुच्छेद 18 उठा लीजिए, यहां पर फोर्स ऑफ लॉ नहीं दिखाई दे रहा। आर्टिकल 18 क्या कह रहा है, चलो निकाल ही देते हैं, क्या कह रहा है एग्जैक्टली निकालने के लिए। मैं रट्टाफिकेशन वाला आदमी नहीं हूं, हर चीज रटने की जरूरत नहीं, जब सामने आ सकती है। हार्ड डिस्क क्यों भरो जब इंटरनेट से डाउनलोडेबल है कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल, तो अपनी दिमाग की हार्ड डिस्क भरने से क्या फायदा। मैं 18 पढ़ रहा हूं, क्योंकि जब हम कोई आर्टिकल देखते हैं तो उसके अंदर कोई प्रोविजन होना चाहिए। नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन shall be conferred by the state. No citizen of India shall accept any title from any foreign state. दो बातें कहेगी। फिर इसके बाद तीसरी बात, नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल वाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। फिर नंबर 4 आ गया वगैरह। इस पूरे आर्टिकल 18 में आप जब पढ़ेंगे तो ये उपाधियों का अंत है ये, तो उपाधियों के अंत में ये नहीं बताया गया है कि इसमें अगर ये लिखा होता कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ टू एनफोर्स दिस, ये लिखा जा सकता था।
इतने से नहीं काम चल सकता। जब तक कि इसमें ये नहीं होगा कि कोई प्रोविजन ना हो, तो इसमें फोर्स ऑफ लॉ नहीं आ रहा है। फोर्स ऑफ लॉ तब आता है, ऊपर का ही 17 पढ़ लीजिए, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। अगर इतनी लिखा होता तो ये तो फोर्स ऑफ लॉ नहीं होता। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंसिव पनिशेबल, शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लॉ लिखा हुआ है। लॉ क्या होता है? जो पार्लियामेंट आउटपुट होता है, लेजिस्लेटिव आउटपुट होता है, यानी लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कोई ना कोई लॉ बनाएगी। इसमें लॉ लिखा, लॉ कहां से आएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। इसमें नहीं लिखा 18 में, तो 18 के अंदर प्यूनिटिव प्रोविजन नहीं है, इसके अंदर पनिशमेंट नहीं। अगर कोई डिग्री धारण करता है, वो टाइटल धारण करता है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा? वो नहीं है। सो हियर आई कैन से कि ये पनिशमेंट है। मान लो कि ये जो है फोर्स ऑफ लॉ है, तो ये फोर्स ऑफ लॉ ही लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में। जो 13 बता रहा है, 13 वो ये बता रहा है कि इसके अंदर 13 का जो ए है, अब आगे लॉ इन फोर्स इंक्लूड्स एनी लॉ पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर। यहां पे लॉ डिफाइन हो गया। लॉ क्या है? जो अभी हम 18 में पढ़ रहे थे, 18 में जो लॉ बताया गया वो लॉ यहां डिफाइंड है इसमें, किसमें? 13B में। लॉ इन फोर्स इंक्लूड्स लॉज पास्ड और मेड बाय पार्लियामेंट, by legislature or any other competent authority. Any other competent authority. What competent authority? The executive also. Sometimes the law is made by executive also. That is delegated legislation. ऊपर ही बताया गया। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन बहुत बार केवल मंत्रालय जारी कर देता है। That is delegated legislation. टैक्स बढ़ाने का हमारा डिपार्टमेंट जारी कर देता है, इतना टैक्स बढ़ाया जाता है। ये याद रखिए, आर्टिकल 110 में कवर नहीं हो रहा। 110 के अंदर टैक्स बढ़ाना अलाउड नहीं, पार्लियामेंट नहीं बढ़ा सकती। ये टैक्स बढ़ाने का अधिकार जो है वो एग्जीक्यूटिव को हो गया। तो यहां पर आ गया लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, नॉट विथस्टैंडिंग एनी सच लॉ, वगैरह 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 जो भी आगे। तो लॉ इन फोर्स को डिफाइन किया गया। तो हमें ऊपर वाले से मतलब है खाली कि फोर्स ऑफ लॉ जिसमें होगा वो कानून, लेकिन कस्टम और यूसेज क्या है? अब इस समय आज की डेट में, जो आज डेट है यानी 12 मई, आज की डेट में 3 तलाक का मामला चल रहा है। अगर इसको कस्टम और यूसेज वाला लॉ मान लिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, तो इस पर कुछ नहीं कहेगा। तो वे इस पर कुछ नहीं कहेंगे। ये कहेंगे तो कस्टम एंड यूसेज में अगर आता है और ये धार्मिक मामला हो गया, तो इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। जैसा कि एक बार मुझे ध्यान है कि राम जन्मभूमि के मामले में कहा था, एक बार बहुत पहले, रिसेंटली अभी भी कुछ कहा है। ये कस्टम और यूसेज है। देखिए, सारे न्यायालय लॉ से बंधे होते हैं। तो जब लॉ से बंधे होते हैं, कानून से बंधे होते हैं, तो वो कानून कहां से आता है? कस्टम और यूसेज से भी आता है। कस्टम होता है रीति रिवाजें, और यूसेज होता है उनकी प्रैक्टिस। केवल रीति रिवाज हो, प्रैक्टिस ना हो। मान लो किसी के वंश में सफेद नाग को दूध पिलाया जाता हो, एक कस्टम रहा हो, लेकिन आज नहीं पिलाया जाता, तो यूसेज नहीं है। तो ये कस्टम और यूसेज है। आज भी अगर वो कस्टम पालन होती है तो आज की वीडियो में इन बातों को क्लियर किया। कुछ बातें और क्लियर करेंगे, लेकिन पूरा संविधान नहीं पढ़ा पाएंगे, बहुत कुछ बताना है। आप इसी ढंग से पढ़िए। मेरा बताने का उद्देश्य होता है कि इसी ढंग से पढ़िए। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। 33 मिनट हो गए हैं वीडियो के।